नमस्कार, गुड इवनिंग। बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आपको मिलती है खबरों के पीछे की असल खबर। तो शुरू करते हैं आज का न्यूज डिकोड। प्रतिदिन हम सबसे बड़ी खबर से बुलेटिन या डिकोड की शुरुआत करते हैं। तो आज की पहली खबर केरल से, जहां प्रधानमंत्री ने विकास कार्यों का आगाज किया और इसमें कुछ ऐसे थे जो इतिहास बना गए। प्रधानमंत्री मोदी ने वाटर मेट्रो सर्विस की शुरुआत देश में की है। डिजिटल साइंस पार्क उसकी आधारशिला रखी है। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर इसे रिकॉर्ड करेंगे। तस्वीरें केरल के तिरुवनंतपुरम की हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को केरल की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इसके अलावा उन्होंने देश की पहली वाटर मेट्रो सर्विस का उद्घाटन किया। पोर्ट सिटी कोच्चि में तैयार की गई मेट्रो कोच्चि सिटी से आसपास के 10 टापुओं को जोड़ेगी। बता दें आपको, इस प्रोजेक्ट के पहले फेज में हाईकोर्ट वाइपिन टर्मिनल से व्याटिला कक्कनाड टर्मिनल्स तक सर्विस शुरू की जाएगी। यात्री कोच्चि वन कार्ड का यूज करके कोच्चि मेट्रो और वाटर मेट्रो दोनों में यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा वे डिजिटल तरीके से टिकट बुक कर पाएंगे। साथ ही पीएम मोदी ने तिरुवनंतपुरम में डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला रखी। ये प्रोजेक्ट 1515 करोड़ का है। पहले फेज में 200 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जाएंगे। तो देश के लिए बड़ी उपलब्धियां हैं जिनकी शुरुआत आज प्रधानमंत्री ने की। मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी ने केरल को जो कुछ भी सौगात के तौर पर दिया, दरअसल वो इतिहास में दर्ज हो गया। इसी बहाने आज एशिया की पहली वाटर मेट्रो सर्विस की स्पेशलिटी और किस दर पर ये हमको उपलब्ध हो रही है, इसको डिकोड कर रहे हैं। सबसे पहली बात हम किराए की ही कर लेते हैं, क्योंकि सबका यही एक सवाल होता है कि ये किस दर पर उपलब्ध हो पाएंगे। तो वाटर मेट्रो पर सफर के लिए न्यूनतम किराया 20 रुपए है और वीकली और मंथली पास की फैसिलिटीज पे रहने वाली है। ट्रैवल करने के लिए वीकली किराया 180 रुपए, मंथली 600 रुपए और 3 महीने का 1500 रुपए तय किया। वाटर मेट्रो प्रतिदिन 12 घंटे सर्विस देगी। ये हर 15 मिनट में एक से दूसरे स्थान की तरफ रवाना होगी। वाटर मेट्रो इको फ्रेंडली है, बिजली से चलित है, दिव्यांगों के लिए पूरी तरह सेफ है। इस प्रोजेक्ट के तहत सभी नावें एयर कंडीशनड होंगी और इसमें चौड़ी खिड़कियां होने वाली हैं, ताकि केरल अगर आप घूमने पहुंचे तो बैक वाटर का पूरा लुत्फ उठा सके, पूरा मजा ले सके। तो टूरिज्म और वहां फास्ट मूवमेंट और एक किफायती दर के साथ साथ इको फ्रेंडली माध्यम, और ये अब तक एशिया में कहीं नहीं हुआ। इसकी शुरुआत वाकई ऐतिहासिक साबित हो सकती है। रिस्पॉन्स कुछ ही दिनों में समझ में आएगा। खबर अगली दिल्ली से, जहां मंगलवार को पहलवानों का धरना जारी रहा। पहलवानों की मांग आखिर सुप्रीम अदालत तक पहुंची है। देखें इस रिपोर्ट में। धरने पर बैठे इन लोगों को देखिए। इन लोगों ने पहलवानी के क्षेत्र में देश का नाम रोशन किया। अखाड़े में ये ऐसे दांव पैंच दिखाते हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। अब आप सोच रहे होंगे, पहलवानी छोड़कर ये पहलवान जंतर मंतर पर क्यों धरना दे रहे हैं? चलिए आपको पूरी बात बताते हैं। दरअसल मामला भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह से जुड़ा है। पहलवानों का आरोप है कि बृजभूषण शरण सिंह ने महिला पहलवानों का शारीरिक और मानसिक शोषण किया। जैसे कि बोल रहे कि उसी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस फैसला लेगी, तो उस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस क्यों फैसला लेगी? पुलिस पे तो हमने कंप्लेंट दे रखी है, उस पे फैसला ले, एफआईआर हो जल्दी से जल्दी। जो उन्होंने क्राइम किया उसकी सजा जो है वो उसको मिले, उसके बाद हम जाएंगे। मंगलवार को हरियाणा के पूर्व सीएम भूपिंदर सिंह हुड्डा और सीपीआईएम नेता वृंदा करार पहलवानों के समर्थन के लिए जंतर मंतर पहुंचे थे। जब कोई शिकायत होती है तो जो अक्यूज है उनको तुरंत उस पद से हटाना चाहिए जब तक जांच नहीं पूरी होती है। लेकिन यहाँ जांच भी पूरी हो गई, लेकिन जांच की रिपोर्ट भी कंप्लेनेंट्स को अभी तक नहीं दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट 7 महिला रेसलर्स की याचिका पर सुनवाई करने के लिए राजी हो गया है। अब इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई होगी। तो अब सारे देश को भी लगने लगा कि इस पूरे मामले में कहीं कोई बड़ी राजनीति या राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है, क्योंकि पहले जिस मंच पर राजनीतिज्ञों के आने पर खुद पहलवानों को ऐतराज हुआ करता था, अब इस पर राजनीतिक हस्तियां भी दिखी। लेकिन इस
पूरे मामले में पहलवानों की गुहार को भी आप अनदेखा नहीं कर सकते। पहलवान गुहार लगा रहे और सरकार सुन नहीं रही। पूरे मामले पर सरकार की भूमिका अब तक कैसी रही है और क्या हो सकती है, रहनी चाहिए, इसको डिकोड कर रहे हैं। शुरुआत से सरकार ने महिला रेसलर्स पहलवानों की अनसुनी की है, उनकी बातों को, शिकायतों को अनदेखा किया है। सबूत ये कि आरोपों की जांच के लिए दो जांच कमेटियां बनी, लेकिन दोनों कमेटियों की अध्यक्ष मैरी कॉम रही। वहीं एक कमेटी की मेंबर बबीता फोगाट ये कहती हैं कि जांच ठीक से नहीं हुई, रिपोर्ट पढ़ने तक नहीं दी गई। बबीता ने कहा कि सभी की सहमति के साथ रिपोर्ट कतई नहीं बनी। दूसरा सबूत, गंभीर आरोपों के बावजूद दिल्ली पुलिस इसमें अब तक कोई एफआईआर नहीं कर रही। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को गंभीर माना है, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस देकर जवाब मांगा है। और अंतिम बात ये, बीजेपी के सांसद हैं कुश्ती संघ के अध्यक्ष। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी खुद और सरकार को ज़्यादा जिम्मेदारी से महिला रेसलर्स को सुनना चाहिए, उनके हितों की रक्षा करनी चाहिए। बीजेपी और सरकार इस पूरे मामले पर पूरी तरह से खामोश है, मौन है। मामला संजीदा है। जो उम्मीद देश अपने खिलाड़ियों से करता है, खिलाड़ी भी वैसी उम्मीद देश से और देश की व्यवस्थाओं से करते हैं। अब देखते हैं कि सर्वोच्च अदालत से इंसाफ किस तरह मिलता है और इस मामले में जिम्मेदार कब तक घेरे में आते हैं या जवाब देते हैं। खबर अगली छत्तीसगढ़ से, जहां राम के नाम पर राजनीतिक रणभूमि का सिरमौर बना ये पूरा इलाका दिखता है। सीएम भूपेश बघेल पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी को उसी की पिच पर मात देने की तैयारी में दिखते हैं। आज दिन भर कुछ बयान आते रहे, उस पर सियासत गरमाती रही। देखें जरा। अब रायपुर का कमल विहार कौशल्या विहार के नाम से जाना जाएगा। इसकी घोषणा मंगलवार को सीएम भूपेश बघेल ने की। साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी के सवालों का जवाब भी दिया। जहां रामलला पैदा हुए अयोध्या में, कांग्रेस की सरकार ने वहां पर मंदिर क्यों नहीं बनवाया? आज भी जो अयोध्या में मंदिर निर्माण हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे बन रहा है, उसका आदेश पे बन रहा है, भाजपा वाले नहीं बना रहे हैं। बात केवल यहीं खत्म नहीं होती। छत्तीसगढ़ में लगातार राम और कौशल्या के नाम पर राजनीति शुरू हो चुकी है। सोमवार को सीएम भूपेश ने कहा था कि बीजेपी ने राम को रैम्बो बना दिया है, जिस पर मंगलवार को बीजेपी ने सवाल उठाए। भगवान राम के कितना उसका स्मरण करते ही मन को शांति मिलती है, लेकिन आजकल तो देखते हैं युद्धक राम नहीं होगा, रेनबो हो गए। रेनबो शब्द और रेनबो से तुलना तो ये खुद कर रहे हैं। भगवान राम भारत की आत्मा है। साफ है, आने वाले चुनाव तक राम के नाम पर वार पलटवार की पॉलिटिक्स दिखाई पड़ सकती है। तो आज पूरे प्रदेश ने देखा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो कुछ भी कहा उस पर दोनों पक्ष पूरी आक्रामकता के साथ एक दूसरे का मुकाबला करते दिखाई पड़े। कमल विहार, बड़ी बात ये, बड़ी घोषणा ये कि कमल विहार अब कौशल्या विहार के नाम से जाना जाएगा। इस पर हमने डिबेट भी कर ली है, दोनों पक्षों को सुनवा भी दिया है और आप समझ भी गए। लेकिन बड़ी बात यह कि जो कमल विहार अब कौशल्या विहार हो गया है, असल सवाल ये कि नाम बदलने से क्या इसकी तस्वीर, इसकी किस्मत बदलेगी? इसी बहाने आज राम नाम की सियासत, जिस पर हम कई दफा बात कर चुके हैं, इसे थोड़ी देर के लिए साइड में रखकर कमल विहार की जो दुर्दशा है इसको डिकोड करके आपके सामने लाते हैं। पहली बात यह कि कमल विहार भारतीय जनता पार्टी का बड़ा ही महत्वाकांक्षी और ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसका नाम उसके चुनाव चिन्ह कमल के नाम पर रखा गया था। 1600 एकड़ में कमल विहार को आबाद किया, 900 करोड़ रुपए का निवेश किया। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट साबित हुआ जिसने आरडीए को एक डिफॉल्टर बनाकर छोड़ा। हकीकत दरअसल क्या है, ये हम कई बार अपने कैमरे की नज़र से भी आपको दिखा चुके हैं। ये बोला गया था कि हाईटेक सिटी बनकर उभरेगी, बन नहीं पाई। सोलर सिस्टम लगे हैं जो अद्भुत होंगे, पर फेल हो गए। स्ट्रीट लाइट्स का ऐसा दावा था कि शायद ही कहीं और हो, पर यह फेल है। अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम लोगों की मौत की वजह बनाए, खबरें हमने दिखाई। मेन होल्स कई जगह पर खुले हुए हैं। चोरियां यहां इस कदर हुई कि कई इलाकों की सूरत बिगड़ गई। गार्डन बंजर पड़े हैं, गार्डन के गेट, जालियां, सब कुछ चुरा लिए गए। कमल विहार आज की तारीख में चोर बदमाशों का गढ़ बन गया है, ये कहना बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं। नाम कमल विहार, लेकिन यहाँ लोगों को पीने का पानी ढंग का नसीब नहीं होता। वायदा तो था आधुनिकतम ये कॉलोनी बनकर तैयार होगी, सुविधाएं ऐसी होंगी कि लोग दूर से देखने आएंगे। पर आपको हैरत होगी, सैकड़ों परिवार ऐसे यहाँ पर रह रहे हैं जो अपने घर के लिए 100% भुगतान कर चुके हैं।
अवधि कब की बीत गई, डेडलाइन कब की चली गई, लेकिन अब भी उनके सपनों का घर उनको नहीं मिल पाया। कौशल्या माता के नाम पर अब इस जगह का नाम हो गया। अब देखते हैं कि क्या कौशल्या माता के नाम से यहाँ इस इलाके को राहत मिलती है या नाम बदला है वैसी सूरत रहती है। कुछ ही देर में स्पष्ट हो पाएगा। और इस वक्त आपको एक बड़ी खबर हम दे दें। पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल के निधन की खबर मिली है। मोहाली के अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। 95 वर्ष की उम्र में प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर और राजनीति के गलियारे में एक बुरी खबर हम इसको कह सकते हैं। पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया है। मोहाली के अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। 95 वर्ष की उम्र में प्रकाश सिंह बादल का निधन हुआ है। तो पंजाब की राजनीति का जाना माना नाम, देश में भी जिन्हें पंजाब की सियासत के एक बड़े स्तंभ के तौर पर देखा जाता था, 95 साल की उम्र में प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया। मोहाली के अस्पताल में अंतिम सांस ली है। 95 वर्ष की उम्र में बादल का निधन हुआ है। तो इस वक्त एक अहम खबर आपको दे रहे हैं। मोहाली अस्पताल में प्रकाश सिंह बादल ने अंतिम सांस ली है। 95 वर्ष की उम्र में बादल का निधन हुआ है। पंजाब की सियासत और पंजाब के अब तक के इतिहास में कई ऐसे मोड़ और मूवमेंट रहे हैं जहां बादल और उनकी पॉलिटिक्स को याद किया जाएगा। चलिए वापस न्यूज डिकोड की खबरों पर लौटते हैं। प्रधानमंत्री मोदी रीवा में चंद घंटे के दौरे पर आए, लेकिन उनके जाने के बाद मध्य प्रदेश की सियासत में गर्माहट बढ़ गई। कैसे हम ये और क्यों कह रहे हैं, आप इस रिपोर्ट में समझेंगे। भारत माता की। मध्य प्रदेश में किसानों के नाम पर एक बार फिर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने है। रीवा में पीएम मोदी की मौजूदगी में सीएम शिवराज ने दावा किया कि किसानों की आमदनी दोगुनी से ज्यादा हो गई। सीएम के इस दावे का प्रधानमंत्री मोदी ने समर्थन भी किया। पीएम मोदी और सीएम शिवराज के इसी दावे पर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कड़ी आपत्ति जाहिर की। तल्ख लहजे में कहा कि आय की जगह किसानों की हाय दोगुनी हो गई, इसीलिए जनता बीजेपी को सत्ता से बाय कहने वाली है। कमलनाथ के इस बयान के फौरन बाद सीएम शिवराज ने उसी अंदाज में पलटवार किया और कहा कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। किसानों की आय नहीं बढ़ी है, हाय बढ़ी है। अब किसानों की जो हाय है आपको बाय करने वाली है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, वो तो हाय हाय ही करेंगे। ये बात गौर करने लायक है कि चुनाव नजदीक आते ही पार्टियां खुद को किसानों का सबसे बड़ा हितैषी साबित करने में जुटी। इस बार भाजपा और कांग्रेस दोनों दल किसानों को रिझाने का एक भी मौका नहीं चूक रहे। तो चलिए, जब से देश आजाद हुआ तब से लगातार किसानों की आय को दोगुना करने का दावा तो हुआ, लेकिन उनकी हालत राजनीति के गलियारों से अलग जाकर देखें तो बड़ी बदतर है। किसानों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, ये बड़ा सवाल है और इसको आज हम फिर डिकोड कर रहे हैं। सबसे अहम बात यह कि देश में कोल्ड स्टोरेज की भारी कमी है। नतीजा ये कि अगर बम्पर उत्पादन हो जाए तो किसानों को अपनी फसल का दाम नहीं मिलता और ऐसी हालत में फसलों को सड़क पर फेंकना पड़ता है। देश ने देखा है, कभी टमाटर फेंके, कभी लहसुन फेंका और अभी 2 दिन पहले किसानों ने शिमला मिर्च को सड़कों पर फेंका है। किसानों के लिए अभी तक मिट्टी और मौसम के मुताबिक फसल चक्र को तय करते हुए फसल लेने का सिस्टम डेवलप नहीं हो पाया। ऊपर से आज़ादी के इतने साल बाद भी पर्याप्त प्रसंस्करण यूनिट्स नहीं लग पाए। कोई भी सरकार अगर अपने ही वायदों और दावों के मुताबिक दीर्घकालीन परिणाम देने वाली योजनाओं पर अमल करती तो अन्नदाताओं को आज किसी और की मदद के भरोसे न रहना पड़ता। वो वाकई बेहद सशक्त और समृद्ध होते, दोगुनी क्या कई गुना कमाई वाले होते।
चलिए, अब इस दावे के अनुरूप सरकारें काम कब तक कर पाएंगी, ये तो देश और किसान अन्नदाता खुद भी इंतजार कर रहा है। खबर छत्तीसगढ़ से, जहां 6 जिलों के कलेक्टर्स के तबादले हुए हैं। वैसे ये कुल मिलाकर संख्या देखी जाए तो 26 IAS अधिकारी हैं जिनके या तो तबादले हुए हैं या फिर उनके प्रभार को बदला गया। एक रिपोर्ट देखिए इस पर। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को कुछ ही महीने बाकी हैं और ऐसे वक्त में सरकार ने प्रदेश के 26 IAS अधिकारियों के या तो प्रभार बदले या फिर उनके तबादले किए, जिनमें नरेंद्र कुमार दुग्गा कलेक्टर मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर बनाए गए, चंदन कुमार कलेक्टर बलौदाबाजार भाटापारा, रिमीजियूस एक्का कलेक्टर बलरामपुर रामानुजगंज, संजय अग्रवाल कलेक्टर सूरजपुर, विजय दयाराम कलेक्टर बस्तर और गोपाल वर्मा कलेक्टर खैरागढ़ छुईखदान गंडई के नाम शामिल हैं। वैसे तो अधिकारियों के प्रभार बदले जाना या तबादला होना सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है, लेकिन चुनाव के पहले होने वाली प्रशासनिक प्रक्रिया पर हर किसी की नजर जमी होती है। तो चुनावी साल में छत्तीसगढ़ में ये प्रशासनिक फेरबदल चर्चा में आ गया है। प्रदेश के 26 IAS अधिकारियों का या तो ट्रांसफर कर दिया या मौजूदा प्रभार में फेरबदल है। इस सूची को, इस पूरी कवायद को, उसके मायने को डिकोड करना आवश्यक है क्योंकि काफी चर्चा में। पहली बात, कई चुनिंदा अफसरों के मौजूदा जिम्मेदारियों के साथ और महत्वपूर्ण विभाग सौंपकर उनका कद, उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई। इसमें सबसे ऊपर नाम IAS अधिकारी अंकित आनंद का है। अंकित आनंद अभी CM के सचिव हैं। इसके अलावा ऊर्जा विभाग जैसे बेहद अहम विभाग के सचिव के साथ साथ छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कंपनी के अध्यक्ष पद का दायित्व संभालते हैं। अब इसके साथ उन्हें 2 और महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो सौंपे गए हैं। अब वे वित्त विभाग के सचिव और पेंशन निराकरण समिति के अध्यक्ष बनाए गए, यानी वो इन भारी भरकम बजट वाले विभागों को संभालने के साथ कर्मचारियों के बड़े तबके को डील करेंगे। 1991 बैच की सीनियर IAS रेणु जी पिल्ले की छवि काफी ईमानदार और मेहनती अधिकारी के तौर पर है। उन्हें लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा विभाग और धार्मिक न्याय एवं धर्मस्व विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाकर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। अहम बात ये सभी विभाग मास यानी कि एक बड़ी संख्या वाले आम जनता से संबद्ध है। इसके जरिए सरकार की कोशिश है कि बड़ी आबादी के लिए कुछ बेहतर रिजल्ट आए ताकि आने वाले चुनाव में जनता को पूरी तरीके से संतुष्टि मिले और जनता सत्ता पक्ष के साथ। इसके अलावा पिल्ले को छत्तीसगढ़ प्रशासनिक अकादमी के महानिदेशक पद की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। 2009 बैच के अधिकारी डॉक्टर अयाज तंबोली रिजल्ट ओरिएंटेड अधिकारी माने जाते हैं। कई मंत्री अपने विभाग में उन्हें लेने का प्रयास करते हैं। अभी वो नरवा गरबा घुरवा बाड़ी, गोधन न्याय योजना जैसे तमाम विभागों और कृषि विभाग को संभाल रहे हैं। इसी के साथ उन्हें नगरीय प्रशासन विकास विभाग का संचालक नियुक्त कर दिया है, यानी CM की फ्लैगशिप योजनाओं से लेकर कद्दावर मंत्री रविंद्र चौबे, डॉक्टर शिव डहरिया इनके विभागों के काम को संभालेंगे। इसके अलावा शम्मी आबिदी की कार्यशैली बेहद शार्प और रिजल्ट ओरिएंटेड ऑफिसर की मानी जाती है, लिहाजा उनके पूर्व के तमाम दायित्वों के साथ कौशल विकास विभाग के सचिव पद का नया दायित्व इनको सौंपा गया। इस फेरबदल में उनके नाम भी महत्वपूर्ण हैं जिन्हें कलेक्टर जैसे महत्वपूर्ण दायित्व मिले हैं। संजय अग्रवाल राज्य प्रशासनिक सेवा से प्रमोट होकर IAS बने। शांत, गंभीर, मेहनती छवि वाले संजय अग्रवाल को सूरजपुर का कलेक्टर बनाया है। गोपाल वर्मा वाणिज्य कर विभाग के अधिकारी रहे। IAS अवार्ड होने के बाद उन्हें बलौदाबाजार जनपद पंचायत का CO बनाया गया था। अब उन्हें नवगठित खैरागढ़, छुईखदान और गंडई जिले की जिम्मेदारी मिली। कुल मिलाकर के बड़े सोच समझकर प्लानिंग के साथ में अधिकारियों के रिकॉर्ड और उनके कौशल के मुताबिक जमावट की गई है और इसका पूरा लाभ जनता को मिलेगा, इस तरह की उम्मीद हम करते हैं। चलिए, तो आज के न्यूज़ डिकोड में ये बड़ी खबरें थी जिनको हमने डिकोड किया। कल इसी मंच पर खबरों को डिकोड करने के लिए आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और परिवार का ख्याल रखें। नमस्कार, शुभ रात्रि।